आज तारीख 21 जनवरी 2020 21 सॉरी अभी 20 का भूत उतरा नहीं है। हाँ, और सुबह सुबह अभी समय हो रहा है 9:10। पूर्णिया जनता चौक स्वस्तिका क्लासेस फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम का। और ये कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम का मतलब देखो, एक इससे पहले जो हमने कर रखे थे वो था हमारे पास 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल, वो कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम नहीं था। कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब समझ लो होता क्या है। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक बॉडी है, सुनो, एक मान लीजिए ऐसी बॉडी है जिसमें मास कहीं कहीं है, जैसे कुछ मास यहां पे है, कुछ मास यहां पे है, कुछ मास यहां पे है, कुछ मास यहां पे है। नहीं, मान लीजिए मास बिखरा पड़ा है, हर मासेस के बीच, हर पार्टिकल के मास के बीच कुछ गैप है। जैसे मान लीजिए आप बाराती गए और भोज में 4 रसगुल्ला आपको प्लेट में मिला, सिर्फ एक रसगुल्ला इस कोने में, एक रसगुल्ला इस कोने में बिखरा पड़ा है। आई बात समझ में। और अगर मान लीजिए वही आपको रसगुल्ला की जगह पे मान लीजिए दही मिल गई पूरा प्लेट भर के, आओ बाबू, तो दही का जो हर पार्टिकल होगा उसका मास बिखरा पड़ा तो नहीं होगा, सब मिक्सअप होगा। एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल, दही के एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच कितना गैप, कुछ हो नहीं, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस, लगातार, बीच में कोई गैप नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक रड की बात करें, ये रड पूरा भरा पड़ा है ना। हाँ, बोलो, इस मास और इस मास के बीच बहुत गैप है क्या? बहुत कम गैप है। नहीं, जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें, ये डिस्क हो गया, क्या डिस्क में हर जगह पे मास भरा पड़ा है ना, इस प्लेट की तरह खाली है कि एक रसगुल्ला यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे नहीं ना, एक रसगुल्ला और दूसरे रसगुल्ला के बीच थोड़ा सा गैप है, 1 सेंटीमीटर का भी गैप तो है। तो ये सिस्टम पार्टिकल जो इस तरह का था, उनका डेरिवेशन के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है, जब ऐसे सिस्टम हो गए हमारे पास कि 2 पार्टिकल मास होगा और उसके बीच कुछ गैप वगैरह होगा, तो उसके लिए तरीका था RCOM M1 R1 M2 R2 बाय M1 प्लस M2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह वाला। ये इसके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन इसके लिए क्योंकि R1 है कहां, R2 है कहां, बताओ, R1 R2 पोजीशन लोगे ना कहीं से, तो इसके बीच गैप है ये नहीं है। नहीं, M1 M2 तो मान लो तुम ले भी सकते हो, लेकिन इसके बीच गैप नहीं है। तो ये फॉर्मूला तक क्या इस बॉडी का सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास तब नहीं निकलाएगा? निकलेगा ना। कैसे? इस तरीके से नहीं, 0 आ जाएगा। तो फिर तो उसके लिए एक नया तरीका निकलेगा जिसको हम लोग आज सीखेंगे, और उसमें फिर हम लोग किसी भी टाइप की बॉडी का सेंटर ऑफ मास आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, इसके लिए भी, ठीक है। लेकिन ये जनरली कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए लगती है। कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब समझ में आया? लगातार वाली बात, ठीक है। कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब समझ में आया? कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब हुआ कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के जो मासेस है ना बाबू, उनके बीच गैप ना हो। आई बात समझ में। या मान लीजिए आप बाराती गए और पूरा भर, मतलब प्लेट भर के रसगुल्ला दिया, प्लेट में रखने का जगह नहीं है, मान लीजिए बढ़िया व्यवस्था था, नहीं, या मान लीजिए कुछ ऐसा जगह बाराती गए, यहाँ पे थोड़ा बहुत 4 रसगुल्ला मिला, पूरा प्लेट में बिखरा पड़ा है, तो उस रसगुल्ले के बीच गैप तो होगा ना। और वही मान लीजिए बाराती गए और तगड़ा व्यवस्था है, एक बार में आया और 1 बाल्टी रसगुल्ला आपके प्लेट में डाल दिया, तो बताइए, हाँ, मान लीजिए अब एक रसगुल्ला और दूसरे रसगुल्ला के बीच थोड़ा सा भी गैप होगा नहीं ना, उसको कंटिन्यूअस बॉडी हो गई, लगातार हो गई। आई बात समझ में। तो एक मास और दूसरे मास के बीच नो गैप, कंटिन्यूअस बॉडी। क्लियर? चलिए, तो आज हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप एक बात बताइए, आपके पास अगर एक रड था, एक मान लीजिए रड है, क्या रड कंटिन्यूअस बॉडी है? हाँ है, रड कंटिन्यूअस बॉडी है ना बाबू। ये डिस्क है, रड का सेंटर ऑफ मास आप बताइए बिना कैलकुलेट किए, बिल्कुल L/2 है ना, L/2 पे कैसे आया था बताए थे क्या? नहीं, मतलब अंदाज ही लगाए थे कि L/2 पे ही ये बैलेंस हो जाएगी, हाँ या ना। अगर मान लीजिए ये डिस्क होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? एकदम बिल्कुल सेंटर पे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इसके कोऑर्डिनेट को हम देखें तो XY 0 0 0 आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये कोऑर्डिनेट होगा तो आना चाहिए। इस वाली सिस्टम से ये हम करवाएंगे, तुम्हें करना है, तरीका सिखाएंगे। मान लीजिए ये स्क्वायर प्लेट है, भरा पड़ा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? अगर इस पॉइंट से देखेंगे तो कितना होगा? इस पॉइंट से
भाई ये अगर स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड ए है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहां पे आएगा a/2, मतलब x का वैल्यू a/2 और y का भी वैल्यू a/2 आएगा। आना चाहिए था ना, गुड। तो ये आपको ऐसे इन सेंस आ गया। मान लीजिए इतना ज्ञान आपको पहले से प्राप्त है, वहीं से लेके आए हैं। अब कुछ कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए हमारे पास होगा ये डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है। अब बोलोगे सर इसका सेंटर ऑफ मास है या बीच में होगा? नहीं बाबू, थोड़ा ऊपर होगा तो एकदम बीच में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसको निकालना होगा। हाँ, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन आसपास लोकेशन तो तुम्हें पता है आसपास, लेकिन हमें आसपास लोकेशन नहीं चाहिए ना, एग्जैक्ट चाहिए ना। एग्जैक्ट फाइंड करेंगे और वो इस वाले तरीके से होगा। समझ पाए? तो हम लोग पहले तरीका सीखेंगे और एक्सपेरिमेंट में रड को डालेंगे, रड से हम अपने कंसेप्ट को प्रूफ करेंगे, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आज पेन पेपर को थोड़ा आराम देना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीट डेरिवेशन होने वाला है। आज जितना सोच के आए सारा डेरिवेशन आज कर देंगे, कम से कम 2D 1D और 2D वाला तो कर ही देंगे, एक 3D वाला बच जाएगा जिसको अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, आइए। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम। ठीक है, कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम का करने वाले हैं। कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब हुआ कि जो बॉडी है हमारे पास, ठीक है, इसमें जो सारे मासेस हैं, नहीं सब एकदम पूरा बिखर, मतलब पूरा भरा पड़ा है ये पूरा। हाँ, और एक बात यूनिफॉर्म वाला भी कर लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वाला भी सिखाई देंगे कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपने मन से मास सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। जो देखो हम लोगों ने जो तरीका सीखा है उसी तरीके से तो सेंटर ऑफ मास को डिराइव करेंगे M1 R1 वाला मेथड से। बेसिक तो वही है, वही में कुछ सुधार होगा उसमें। तो एक काम करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि कुछ, जैसे ये मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट्री मास मान लिए, मास है इसका dm। एक और कुछ मास मान लिए, मतलब हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी को ना वो ये कहते हैं डिस्क्रिएट बॉडी में तोड़ देते हैं। नहीं, उसको प्लेट में जो भरा हुआ रसगुल्ला था उसको 3-4 प्लेट में बांट देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, फिर R1 वाला रिलेशन बन जाएगा। तो वही हमने किया, एक dm लिया, इस तरह से हमने ढेर सारे मासेस ले लिए dm। ये मान लीजिए आपकी 2D बॉडी है या 3D बॉडी है तो चलो z एक्सिस भी आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये, जैसे मान लीजिए ये पहला dm, इसका पोजीशन R1 x y z में इसका आएगा ना, x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट आएगा ना इसका। उसी तरह से मान लीजिए ये R2, इसका भी x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट होगा। ये भी मान लीजिए, नहीं R3, इसका भी x3 y3 z3 सबका कोऑर्डिनेट होगा। मान लीजिए 3D बॉडी है, कोई भी रैंडम है। अब आपको R1 R2 और R3 अब मिलाना, तो आप क्या RCOM लिख सकते हैं? बोलिए RCM क्या करिएगा? देखो आपको पता है कि M1 R1 होता है, लेकिन यहां पे M1 की जगह पे क्या है? dm मास है ना, छोटा सा मास, M1 का वैल्यू छोटा सा मास है, तो dm R1 चलेगा। उसी तरह से dm R2 dm R3 चलेगा। और बाय सबका मास M1 M2 M3 होता था, तो यहां पे क्या करिएगा? dm dm dm, बोलो कोई दिक्कत? M1 M2 M3 इसी तरह से चलता बनेगा, इसी तरह से चलते बनेगा, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखो RCOM को। एक बात हम कह सकते हैं कि ये क्या हुआ कि ये dm और r का इंटीग्रल है। नहीं, R1 R2 ये सब क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट को हमने क्या किया? सम अप ही तो किया है, ये सबको सम अप किए है ना। और सम अप करने का तरीका dm। नहीं, अब ये कैसा सरफेस है वो उस हिसाब से लिमिट पुट कराएगा। अगर स्ट्रेट सरफेस है, या मान लीजिए सर्कुलर है, रन फॉर्म है, या मान लीजिए यहां से ये वाला लिमिट पुट कराएगा। जब लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी दे देंगे, जैसा भी होगा, अभी रहने देते हैं। उसके बाद बताइए dm 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 इंटीग्रेशन ऑफ dm, मास का सम अप। तो ये टोटल मास का सम अप, ये ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू होगा। अदरवाइज आप, अगर आपको ये dm पता है कि टोटल मास कैपिटल M है, मतलब मान लीजिए इसका टोटल मास आपको पता है, तो आप इसको dm का सम अप को m लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 kg था, उसको आपने 0.1 kg में तोड़ दिया ढेर सारे पार्ट में, लेकिन सबको अगर आप एडअप करिएगा तो 10 ही kg आएगा ना। अगर ये पता हो तो, अगर ये आपको पता हो तो आप सीधा सा dm टाइम्स ऑफ r बाय टोटल मास भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर इसका x कोऑर्डिनेट अगर आपको पूछा जाए तो क्या करिएगा? dm x को इंटीग्रेट करिएगा,
मास के रिस्पेक्ट में, या मान लीजिए डीएम। उसी तरह से अगर वाई कोऑर्डिनेट आपको निकालना हो, वाई सेंटर ऑफ मास निकालना हो, बोर्ड पे देखेंगे डीएम नहीं वाई बाय डीएम का इंटीग्रेशन। इसी तरह से जेड भी करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई दिक्कत। तो जब कंटिन्यूअस बॉडी होगा तो ये स्टेप को फॉलो करेंगे। आइए करते कैसे हैं ये देखते हैं। क्या करना है ये समझ गए। देखो तरीका वही R1 R2 वाले से डिराइव हुआ कि नहीं हुआ है, नहीं तो तरीका वही है जो आपने सीखा है। अब क्या करना है ये समझ में आया, अब करते कैसे हैं इसे समझते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा सिस्टम लेंगे, एक ऐसी कंटिन्यूअस बॉडी लेंगे जिसका सेंटर ऑफ मास हमें पहले से पता है। चेक हो जाएगा कि ये तरीका काम करता है कि नहीं करता है। आइए चेक करें। ठीक, थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है वो आप लोगों को आता है। एनएक्स वाला बाबू, एनएक्स वाला इंटीग्रेशन तो आना चाहिए ना सबको, कम से कम उतना इंटीग्रेशन अगर आ गया तो समझिए आपका नीट तक का तो काम हो ही गया है ना। इतना इंटीग्रेशन तो आपको आना चाहिए। हम बार बार बता रहे हैं और हर बार बता रहे हैं बाबू, फिर भी किसी को दिक्कत होगा तो बोलोगे। सुनो बाबू, अगर x टू दी पावर n होगा तो उसका इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होता है। जैसे मान लीजिए x टू दी पावर अगर 4 होगा तो इसका इंटीग्रेशन x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 मतलब x टू दी पावर 5 बाय 5 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना आए। हाँ प्लस सी वो जब ये इंडेफिनिट में, हाँ तो इंडेफिनिट वाला कम हुआ। आई बात समझ में, ये सबको पता है, आता है ये वाला बाबू। ठीक है, चलो तो हम लोग एक यूनिफॉर्म रड ले लेते हैं। नहीं पहला सॉरी भूल गए थे। हम क्या सोच के सॉरी बोले तुम लोग नहीं समझा होगा। ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम सोचे कि तुम लोग बच्चे हो ये सोच के बोले थे, मतलब छोटे बच्चे हो, उसको ऐसे ही डांटते ना। हाँ ये कंटिन्यूअस एक यूनिफॉर्म रड है बाबू, यूनिफॉर्म रड जिसका लेंथ मान लीजिए m है, l है और मास मान लीजिए m है। यूनिफॉर्म रड का मतलब समझते हैं, यूनिफॉर्म रड का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ जो है ना वो कांस्टेंट होगा। मास इसका जैसे यहाँ पे गए तो जितना मास महसूस हुआ उतना ही मास यहाँ पे भी होगा, उतना ही मास यहाँ पे, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरा मास। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रड। नॉन यूनिफॉर्म रड भी बताएंगे। आई बात समझ में। और आपको पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होने वाला है बाबू, सेंटर ऑफ मास होने वाला है L/2 पे। आना भी चाहिए ना, आइए आते। एक काम करते हैं, ये कंटिन्यूअस बॉडी है। तरीका क्या बोले थे कि अगर आपके पास बॉडी कंटिन्यूअस हो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। हमने क्या किया, एक ये वाला जो रड है ना, इस रड को हमने डीएम में तोड़ दिया। एक डीएम हमने लिया, ध्यान देना बाबू, छोटा सा मास ले लिए, यहां से ओरिजिन मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस पे मान लो रख दिए हैं और यहां पे मान लो वाई एक्सिस है, ये 0। यहां से एक्स डिस्टेंस पे डीएम सेलेक्ट किए, बोलो कोई दिक्कत। कितना लेंथ का, मान लीजिए ds थिकनेस का, कोई दिक्कत। उसी तरह से मान लीजिए ये मान लीजिए और डीएम सेलेक्ट किए, मान लीजिए x1 था और ये मान लीजिए x2 पे डीएम सेलेक्ट किए, नहीं उसी तरह से और डीएम सेलेक्ट किए। तो आप क्या करिएगा, आप ये नहीं करिएगा कि dm x1 प्लस dm x2 प्लस dm x3 डॉट 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 डॉट, ढेर सारे छोटे छोटे हिस्से होंगे, बोलो। और बाय सम ऑफ टोटल मास dm प्लस dm डॉट डॉट डॉट। क्या इसी को लिखते हैं हम लोग, ये इंटीग्रेशन ऑफ x1 x2 x, ये तो dm का dm ही रहेगा, बोलो। और इसी को कहते हैं x, नहीं इसीलिए हमने यहां पे बस एक ही dm और एक ही x से काम चला लिया, कोई दिक्कत। और इसी यही इंटीग्रेट होके पूरा आपको ओवर दी पूरा लेंथ भी आ जाएगा। यही x यहां से होके यहां तक लेंथ बनेगा और यही dm यहां से यहां तक इंटीग्रेट होके पूरा का पूरा मास बन जाएगा। ठीक है, गुड। तो dx और ये हो गया आपका कैपिटल M, हमें पहले से पता था। यहां पे आपको एक नया टर्म डिफाइन करना होगा जिसको कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी टेक्निक यही समझे, ये आपको 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत हेल्प करने वाला है ये वाला टेक्निक। एक होता है लीनियर मास डेंसिटी, वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, लीनियर मास डेंसिटी
इसको कहते हैं लेमडा से डिनोट करते हैं बाबू। और ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। ये क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। उसी तरह से आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा, मास पर यूनिट एरिया। ये तीन चीजें आपकी जिंदगी में आती रहेंगी लगातार। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, मास सरफेस एरिया। क्लियर है? इसको हम लोग लैम्डा कहते हैं। आप इसका ये मतलब होता है कि पूरा का पूरा एल लेंथ पे, पूरा का पूरा एल लेंथ का मास m है। इसका ये ना मतलब हुआ। तो यूनिट लेंथ का मास कितना हुआ? m/l। और ये जो यूनिट लेंथ का मास होता है इसी ही लैम्डा कहते हैं। आई बात समझ में? मास पर यूनिट लेंथ यानी यूनिट लेंथ का जो मास वही लैम्डा कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत? हमें बस dx लेंथ का मास चाहिए ना बाबू, हमें dx लेंथ का मास चाहिए ना। और dx लेंथ का मास कितना है? dm। तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m/l टाइम्स ऑफ dx, यूनिटरी मेथड। और इसे ही कहते हैं क्या? dm। बोलो कोई दिक्कत? एक्सप्रेस हो गया? बोलो गुड। तो यहां पे क्या रखिएगा, क्योंकि देखो ना, x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, dm को dm के या m के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन यहां पे dm को x के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करें? इसीलिए हम लोग dm को x के रिस्पेक्ट में तोड़ दिए। देखो dm x के रिस्पेक्ट में टूटा ना। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? गुड। तो बताइए dm को क्या लिख सकते हैं? m/l dx लिख सकते हैं। ये dm लिखा और इंटू x बाय टोटल मास। कोई दिक्कत नहीं। बताइए m टोटल मास है कांस्टेंट, लेंथ टोटल लेंथ है कांस्टेंट, बाहर कर लें m/l। यहां पे क्या बना आपका? x dx इंटीग्रेट होगा और यहां पे आपका टोटल m। बताइए, हाँ चलो ठीक है, टोटल m। कोई दिक्कत यहां तक? बोर्ड पे देखो, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब बताइए, बोले थे ना x का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब x पे पावर कितना है? 1। x का इंटीग्रेशन x पे पावर 1 + 1 बाय 1 + 1 कितना हुआ? x² / 2। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा आपका x² / 2। और यहां पे आपका m/l है और ये m नीचे ही है ना, तो m × m। m कट्टो कट्टो बाबू, इस m से इस m को उड़ा सकते हो ना। ये है m/l / m है, इसका ये ना मतलब होता है m/l × 1/m। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज और, लिमिट भी चाहिए तुम्हें। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करिएगा? x को इंटीग्रेट करना है आपको। x बराबर यहां पे x का वैल्यू कितना है? 0। और यहां पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा? ओवर द लेंथ, मतलब आपको 0 से l तक इंटीग्रेट करना है। इसको कहते हैं अपर लिमिट। नहीं, और ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। कोई दिक्कत? पुट कैसे करते हैं इसे? x की जगह पे x की जगह पे किसको रखोगे? l। तो l का स्क्वायर बाय 2 माइनस, ये तो ऑलरेडी पहले कितना था? 1/l था ही, इसको रहने दीजिए। mm कटा था, 1/l तो बचा था ना, l² / 2। फिर माइनस करिएगा तो 0 रखिएगा x के प्लेस पे, तो 0² / 2। कोई दिक्कत? ये तो लड्डू ऐसे ही हो गया ऑलरेडी। बचा क्या आपका? बचा आपका 1/l × l² / 2। l से l उड़ गया, l/2 बचा। बोलो, इसका मतलब ये काम करता है। भरोसा हो गया इस टेक्निक पे ना? कहा है? वेरी गुड। चलिए अब अगला, ये बात समझे। कभी कभी इसका कोऑर्डिनेट आपको ना किताबों में या ऑप्शन में ऐसा रहेगा l/2 0 0। इसका मतलब समझे? ऑप्शन देखना है। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोऑर्डिनेट यहां माना है, x में ही आपको लोकेशन मिल गया, y में कुछ हो नहीं, क्योंकि ये रड में ना 1D रड है। रड मतलब एकदम ये ऐसे आपको ये विथ दिख रहा है, लेकिन विथ है नहीं इसमें, 1D रड है। ये 1D फिगर, यूनिफॉर्म रड मतलब हुआ 1D, सिलेंडर मतलब 2D होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। इसलिए सिर्फ x में, y में कुछ हो नहीं, z में कुछ हो नहीं, इसका बस x में l/2 पे जाइए, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। ये ना इसका मतलब। आई बात समझ में? आए बाबू, कौन 3 होता है? हाँ, तो हम कहाँ बोले कि सिलेंडर? अभी तो बोले ना, सॉरी, हाँ मतलब 1D नहीं ना होता है। हाँ ठीक है, गुड। देखो
अगर आपने ये यूनिफॉर्म रड जिसका लेंथ m और मास 2m है, इसका आपने अगर डेरिवेशन सीख लिया है तो देखो आपको एक सीधा शॉर्टकट भी बताने वाले हैं अभी इस रिजल्ट के बाद। क्या आप हमें इसका डेरिवेशन करके दे सकते हैं? इसका सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए यही रड है, लेकिन इसका जैसे इसका मास m है, लेंथ l है, दूसरा वाला डेरिवेशन, लेकिन इसका जो लेमडा है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, और मान लीजिए 2x है। इसका क्या मतलब आप समझे? जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको डेंस ज्यादा मिलेगा, मास ज्यादा मिलने लगेगा। मतलब एक होता है ना, कहीं पे भारी कहीं पे कम, यहाँ पे कम मास, जैसे जैसे आप आगे जाओगे इसका मास बढ़ता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा। इसका यही मतलब हुआ। 2x है ना, आगे बढ़ेंगे तो ये बढ़ता जाएगा मास। तो क्या ये यूनिफॉर्म रड रहा? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि लेमडा x के बराबर भी रहे या कुछ हो रहे, लेमडा अगर m/l के बराबर कांस्टेंट हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे लेमडा वेरिएबल है, x का फंक्शन है, बदल रहा होगा। अगर यहाँ पे लेमडा x हो तब भी ये वेरिएबल है नहीं, जितना x होगा ज्यादा उतना ही लेमडा ज्यादा होगा, उतना ही मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा, मतलब ये वेरिएबल हो गया। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म रड, नॉन यूनिफॉर्म रड। ठीक, इसको कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं, तरीका वही चलेगा। आप बताइए, सीधा शॉर्टकट करें, डीएम सेलेक्ट करते थे ना, इस रड पे डीएम लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स डीएम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब की बार ध्यान में रखिएगा कि यहां पे आपको पता है कि ये डीएम पूरा इंटीग्रेट होके पूरा एम होने वाला है, पूरा एम होने वाला है, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे नहीं। नॉन यूनिफॉर्म में जब आएगा तो यहां पे सीधा कैपिटल एम नहीं रखेंगे। ठीक, ये आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां से बताइए, आपको पता है कि लेमडा इक्वल टू कितना है, 2x। ये तो लेमडा की जगह पे पुट कराएगा, पहले डीएम निकाल लें x की टर्म में। आपको पता है तो देखो m l लेंथ का मास कितना, m, 1 यूनिट का मास m/l जो कि वेरिएबल होगा, तो dx का कितना मास होगा, फिलहाल हम लोग dx के लिए कर रहे हैं, m/l इंटू dx। ये तब होता है जब m/l कांस्टेंट हो तब ना। अभी क्या करोगे, नहीं करोगे, सुनो, क्योंकि लेमडा बराबर होता है m/l, ये तब जब m/l कांस्टेंट हो, जब m/l कांस्टेंट नहीं हो तो dm/dl, बस सीधी सी बात है। आई बात समझ में, dm/dl या dm/dx। नहीं, dx यूनिट पे dm लेंथ होगा ना, मतलब ये जो dx है हमारे पास सर, इस dx लेंथ का मास dm ही है ना, तो इस dx के लिए लेमडा कितना होगा, इस dx के लिए लेमडा मास पर यूनिट लेंथ, ये चलेगा। कोई दिक्कत, समझे बात को? गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x के बदले x ही रहने देंगे और dm के बदले क्या यूज करेंगे बाबू, यहां से देखो तो dm के बदले क्या यूज करिएगा, लेमडा dx। कोई दिक्कत, लेमडा dx। गुड। तो यहाँ पे dm की प्लेस पे लिखेंगे हम लोग लेमडा dx, और फिर dm के प्लेस पे क्या रखिएगा, लेमडा dx। अब समझे बात को? इंटीग्रेशन भी करना है, कहां से, x बराबर 0 से x बराबर l तक, x बराबर 0 से x बराबर l तक, x बराबर 0 से x बराबर l तक, कोई दिक्कत नहीं। अब लेमडा का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है, 2x। अभी लेमडा का वैल्यू 2x, उस वक्त लेमडा का वैल्यू m/l था, यहाँ पे कितना है जो गिवन होगा, 2x। x इंटू 2x dx बाय लेमडा का वैल्यू कितना हुआ, 2x dx। एक बात ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इस x को इस x से मल्टीप्लाई करने वाले होंगे, मत करना, ये x नहीं बाबू, ये क्या है, dx है, स्मॉल x, छोटा x अलग है ये, ठीक है। ये इसके रिस्पेक्ट भी इंटीग्रेट होने वाला है, इसमें भी 2 बाहर है, कौन ले लें बाहर, 2 कांस्टेंट है, नीचे भी 2 कांस्टेंट है बाबू। जहां पे लगे कि दोबारा एक्सप्लेन करना है बोलना। अब सुनो, 2 बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर dx बना 0 से l, नीचे भी 2 बाहर ले लिए और यहां पे बना आपका कितना, x dx। कोई दिक्कत, 0 से l तक, 2 2 2 टूटिया गया। अब बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन +1 बाय +1 कितना, x³ बाय
3। लिमिट क्या डालोगे बाबू? 0 से L। रे इस बार सॉरी नहीं बोलेंगे, हर बार समझता है। x का क्या होगा बाबू? x स्क्वायर बाय 2, 0 से L तक। लिमिट पुट करें, लिमिट पुट करिएगा तो L का वैल्यू पुट कराएगा x के प्लेस पे, तो L पे पावर 3 हो जाएगा, L पे पावर 3 बाय 3। नीचे L पुट कराएगा, L पुट कराएगा क्या होगा? L स्क्वायर बाय 2, कोई दिक्कत नहीं। तो L 3 बाय 3 इंटू 2 बाय L स्क्वायर, एक स्क्वायर से खत्म हो गया, कितना बचा? 2L बाय 3 बचा। इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? x में, जब x में आप 2L बाय 3 लेंथ पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, मतलब L बाय 2 से थोड़ा पहले ही कि थोड़ा बाद? थोड़ा बाद। 2L बाय 3 है ना आपको, क्योंकि इधर मास ज्यादा है ना, तो सेंटर ऑफ मास इधर कहीं होगा, ज्यादा मास के करीब होता है। आई बात समझ में? डेरिवेशन क्लियर हो गया? फटाफट आप हमको यहां पे 5x दे दिए हैं, फटाफट करके दिखाइए। देखो जरा, आप यहां पे 5x कर लो या यहां पे आप 10x कर लो, कुछ भी करोगे तो यहां पे क्या बदलेगा? यहां पे 10 आएगा या यहां पे 5 आएगा, यहां पे 5 आएगा, बाहर 5 आएगा और बाहर 5 आएगा, उड़ जाएगा, पूरी कहानी रिमेन सेम। यहां पे 10 करिएगा तो यहां पे 10 आएगा, यहां पे 10 आएगा, यहां पे 10 बाहर आएगा, यहां पे 10 बाहर आएगा और फिर उड़ जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा? पल्ले ये पड़ा कि अगर इफ लेमडा इक्वल टू ए एक्स के फॉर्म में हो, प्लस माइनस कुछ नहीं, मल्टीप्लाइड में, तो कुछ नहीं होगा। ऑलवेज सेंटर ऑफ मास जो होगा पोजीशन, वो हमेशा 2L बाय 3 पे ही होगा। ये नहीं कह रहा, ये कंसेप्ट बड़ा यूजफुल है, टाइम सेव करेगा अगर आपको ये याद रह गया तो। ये नॉन यूनिफॉर्म रड के लिए हो गया आपका। आई बात समझ में? नॉन यूनिफॉर्म रड में अगर लेमडा इस तरह से वेरी करे तो सेंटर ऑफ मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2L बाय 3 पे ही ऑब्टेन होगा। बात पकड़ पाए? बोलो, समझे? हाँ, ये था नीट स्पेशल। अब मेन से स्पेशल देखो, मिटाए मिटाए, तरीका समझ गए? गुड। आप एक बात बताइए बाबू, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म रड है, हाँ नॉन यूनिफॉर्म रड है ना, लेकिन अगर लेमडा, अब सुनो, अगर लेमडा अब की बार 2x प्लस 1 हो तो क्या होगा? फिर 2L बाय 3 करोगे क्या? नहीं। करना पड़ेगा, करो, करना पड़ेगा। आइए मिलके करते हैं, मिलके करेंगे, जल्दी होगा। सुनो जरा, जिसको मन है करो, जिसको हमारे साथ चलना है चलो। अब देखो बाबू, जो चाहो खुद से भी कर सकते हो और जो नहीं चाहो वो मेरे साथ चलो, हम भी साथ साथ कर रहे हैं। तरीका वही चलेगा बाबू। आपको पता है कि लेमडा, क्योंकि ये जब भी लिनियर चार्ज डेंसिटी बदले, वेरिएबल हो, नहीं नॉन यूनिफॉर्म रड हो, तो उस वक्त आप m बाय l नहीं करेंगे, उस वक्त dm बाय dx करेंगे। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? dm बाय dx। तो यहां से dm इक्वल टू कितना होगा? लेमडा dx होगा। जब भी नॉन यूनिफॉर्म रड होगा उसमें, और यूनिफॉर्म रड में तो आपको पता है m बाय l तो कांस्टेंट होना है, ठीक है। अब बताइए, लेमडा का वैल्यू 2x है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे इसको सॉल्व करें, x को s रहने दें और dm को क्या लिखेंगे बाबू? लेमडा dx, कोई दिक्कत नहीं। dm को क्या लिखेंगे? लेमडा dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां होना है? 0 से l तक, 0 से l तक, पूरा लेंथ को इंटीग्रेट करना है। गुड। लेमडा का वैल्यू पुट करें, x तो x ही रहेगा, लेमडा की जगह पे कितना रखिएगा? 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका dx। और कुछ बचा नहीं, लेमडा की जगह पे 2x प्लस 1 और dx 0 से l तक, और ये भी इंटीग्रेट होगा 0 से l तक। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x, और ये इंटीग्रेट होगा आपको dx के रिस्पेक्ट में, नीचे 2x प्लस 1 dx के रिस्पेक्ट में। ऐसा मत करना कि 2x प्लस 1 ब्रैकेट है, बाहर कॉमन ले लेते हैं, भाई वेरिएबल है, इंटीग्रेट होकर कॉमन आएगा 0 से l तक, और ये जो हुआ 0 से l तक। यहां तो कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है ना, तो 2x स्क्वायर का, तो 2 तो रहने दो, x स्क्वायर का कितना होता है? x क्यूब बाय 3, तो 2, बोलो 2 तो कांस्टेंट है, रहने दो। 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 2x क्यूब बाय 3, और x का इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट पुट कर दें 0 से l तक। नीचे का क्या हाल है बाबू, इसका भी 2x का क्या होगा, 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाय 2, 2 टूटिया गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का x होता है, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये x हो गया। इसका भी लिमिट क्या पुट कराएगा बाबू, 0 से l तक। कोई दिक्कत, अब x जहां जहां दिख रहा है वहां वहां लिखना नहीं है, क्या बोले थे, लिखा हुआ है, पहले भेज दिया ना, लिखना नहीं है, समझना है, ठीक है। अब जहां जहां x दिखे वहां वहां l पुट कर दीजिए, 2l पे पावर 3 बाय 3 माइनस प्लस l पे पावर 2 बाय 2 बाय l स्क्वायर प्लस l। जीरो वाला पार्ट पुट ही नहीं कर रहे हैं, नहीं तो एक और पार्ट कराएगा बाबू, माइनस वाला हिस्सा किए हैं, आई बात समझ में, माइनस वाला भी पार्ट होता है ना, लेकिन जीरो रहता है तो नहीं करते, क्योंकि देखो x की जगह पे जीरो रखोगे तब भी जीरो, इस यहां पे भी जीरो रखोगे तब भी जीरो, इसलिए जीरो वाला पार्ट एलिमिनेट कर दिए, गुड। अब आप बताइए बाबू इसको सॉल्व करें, कौन करेगा, हम करेंगे। 3 2 जा 6, नहीं तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, l पे पावर 3 प्लस और कुछ बचा क्या बाबू, यहां में ना 3l स्क्वायर बाय, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, अच्छा नीचे एलसीएम की आवश्यकता ही नहीं है, नीचे एलसीएम की आवश्यकता है नहीं ना, कितना हो गया ये l बाय, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ये बचा क्या यहाँ पे नीचे बचा आपका कितना l स्क्वायर प्लस l। कहने का मतलब ये हुआ कि ये होगा आपका सेंटर ऑफ मास, जो भी आप l वेल काटो, जोड़ो तोड़ो, जो करो। आई बात समझ में, मेन काम तो यहां तक था ना, इसके बाद तो सीधा कैलकुलेशन है, समझे बात को, कैसे करेंगे। एक होमवर्क डाल रखे हम, ध्यान देना, उसको ट्राई करना जरूर, ठीक है। होमवर्क डाल रखे हैं कि यहां पे हम ये वैल्यू ना डाल के कुछ और डाल दिए, जैसे ax प्लस बी डाल रखे हैं, जो लेमडा है ना बाबू, लेमडा ax प्लस बी है, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे ax प्लस बी रखाएगा, ए बी कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा, ए बी के फॉर्म में आंसर आएगा, कर लोगे, आंसर भी हम लिख दिए हैं, सॉल्यूशन तुम लोग सेंड करोगे, क्लियर है, कैसे करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वाला क्लियर हो गया, गुड। तो ये हो गया आपका 1D वाली कहानी। आइए 2D पे चलें, ठीक है। 2D में हमारे पास क्या होगा, 2D में नहीं, 2D एक 1D में एक और बाकी है, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। अब सुनो, अगर मान लो, इन्होंने सुनो, मान लीजिए आपके पास रड था ना, अभी मान लीजिए आपके पास एक यूनिफॉर्म रड था, देखो नॉन यूनिफॉर्म वाला टेक्निक हमको लगता है क्लियर हो गया आपको, कि अगर आपको फिर नॉन यूनिफॉर्म जैसे मान लीजिए रिंग भी डाल देंगे तो बस लेमडा ही बदलाएगा ना बाबू, लेमडा ही रखना, इंटीग्रेट करना है, और सारा स्टेप तो सेम ही रहेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म वाला बात समझ गए कैसे करना है इसको अप्लाई। सुनो, अगर मान लीजिए ये रड है, इसका सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म है तो l/2, लेकिन अगर इसको हम बेंड कर दिए, बेंड कर देंगे तो क्या सेंटर ऑफ मास l/2 पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, चेक करते हैं, नहीं ये भी, हाँ नहीं यूनिफॉर्म ही है, ये यूनिफॉर्म है बाबू, ये यूनिफॉर्म है। अगर अभी ये रड है तो इसका सेंटर ऑफ मास l/2 पे, लेकिन अगर इसको बेंड करके हम लोग सेमी सर्कल शेप दे दिए तो सेंटर ऑफ मास इसका नहीं पता, नहीं होना चाहिए, देखते हैं कहां होता है। सुनो देखो, इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग सेमी सर्कुलर वायर, सेंटर ऑफ मास ऑफ, ध्यान दो यहां पे, सेमी सर्कुलर वायर, ध्यान देना, सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर हो या रिंग हो एक ही बात है, सेमी सर्कुलर वायर हो या रिंग हो एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं करना है वर्ड में। इसका क्या मतलब हुआ, एक रड था उसको बेंड कर दिए, एक रड था उसको बेंड कर दिए, नहीं ये बेंड हो गया, मतलब ये हुआ है बाबू, रिंग तो, अरे सेमी सर्कुलर वर्ड लगा हुआ नहीं लगता है रे, सेमी सर्कुलर है, लेला लड़का। सुनो, अब इसमें क्या होगा कि क्योंकि ये रड है ना, रड है ना, तो आप बोलोगे सर इसमें थोड़ा सा R1 थोड़ा सा R2 होना चाहिए, R1 R2 वाला रड में नहीं चलेगा, वायर में नहीं चलेगा, उसका अलग से करेंगे, ठीक है।
ध्यान दो बाबू, यहां पे जो R1 और R2 वाला आप सोच रहे हैं, ये वाला टर्म सोच रहे हैं सर रिंग तो ये भी होगा ना, नहीं, इसमें ये R1 और ये R2 वाला आएगा, इसका अलग से करेंगे, ठीक है, तरीका यही चलेगा। इसमें इंटीग्रेशन बस R1 से R2, क्योंकि बीच में खाली है, यहां पे बस 0 से R तक इंटीग्रेट होगा। मिटाई से देखो, इसको करने का तरीका ये सब एकदम बिल्कुल सीख लो, क्योंकि ये सब आपको फिर रिंग ऑफ चार्ज आएगा, रड ऑफ चार्ज आएगा। नहीं, वो रड था ना, अभी रड में क्या था, मास था ना, इलेक्ट्रोस्टैट में उसी रड में चार्ज होगा, अभी इसमें मास है ना, उसमें चार्ज होगा, एकदम बिल्कुल डिट्टो कॉपी चलेगा। इसलिए डेरिवेशन बता रहे ताकि वहां पे आप दोबारा कर लोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तरीका क्या होगा इसका, ये खाली है पूरा, सेंटर कहीं ना कहीं होगा, रेडियस R है, बोलो। मान लेते हैं हमने क्या किया, एक एलिमेंट DM सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक DM मास सेलेक्ट कर लिया dx पे, dx लेंथ पे मान लेते हैं DM मास सेलेक्ट कर लिए, कोई दिक्कत। इसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं, मान लो थीटा एंगल पे, ध्यान दो, थीटा एंगल पे नहीं, एक dx लेंथ वाला DM मास सेलेक्ट कर लिए, कोई दिक्कत। और ये मान लो थोड़ा सा स्मॉल एंगल सबटेंड करेगा यहां पे, बोलो, इसको d थीटा कह देते हैं, कोई दिक्कत। आप एक बात बताइए, अगर इसको थोड़ा जूम करें, ध्यान दो यहां पे, अगर इसको जूम करें तो ये पूरा कितना है dx, ये कितना होगा r, और ये कितना है d थीटा। आपको पता है कि थीटा इक्वल टू L बाय R होता है, तो थीटा मतलब d थीटा इक्वल टू L के जगह पे dx बाय R, मतलब यहां पे हम dx को कह सकते हैं r d थीटा, यस और नो, कह सकते हैं, बोलो, ठीक है। आइए, एक बात तो फिक्स है कि अगर हम इसको ओरिजिन माने, ध्यान दो, अगर इसको ओरिजिन माने तो सेंटर ऑफ मास जो होगा इधर तो कहीं होगा नहीं, इधर ही कहीं होगा, या तो यहां पे, या तो यहां पे, या तो यहां पे, यहां तो होगा ना। मतलब एक्स एक्सिस आपको पता चलिए गया कि एक्स का वैल्यू क्या होने वाला है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना, अगर आप इसको सेंटर माने हैं तो। बस फाइंड अगर वाई कर ले तो काम बन जाएगा, वाई फाइंड कर ले तो काम बन जाएगा ना। वाई फाइंड करते हैं तो वाई सेंटर ऑफ मास, बताइए वाई dm बाय dm चलेगा, वाई को इंटीग्रेट करने, गुड। dm को क्या लिखेंगे, देखो तो जरा, dm को क्या लिखिएगा, यूनिफॉर्म है तो m बाय l तो लिखेंगे ना, क्योंकि ये रड जो है ये यूनिफॉर्म है तो मास पर यूनिट लेंथ चलेगा। लेकिन यहां पे लेंथ l यूज करिएगा क्या, नहीं, सेमी सर्कुलर है, पाई आर करिए ना भाई। टोटल अगर लेंथ कंप्लीट सर्कल होता तो 2 पाई आर होता, आधा है तो पाई आर होगा। देखो लेमडा इक्वल टू होता है मास पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहां पे लेंथ की जगह पे क्या यूज करिएगा, मास बाय 2 पाई आर होता है ना, तो बाय 2 होगा ना सेमी सर्कुलर के लिए, तो पाई आर यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, गुड। तो इसका यह मतलब हुआ कि dx लेंथ का मास कितना होना चाहिए भाई, पाई आर लेंथ का मास अगर m है तो यूनिट का कितना हुआ, m बाय पाई आर हुआ ना, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, m बाय पाई आर इंटू dx, इसी को तो dm कहते हैं, इसी को dm कहते हैं ना। तो dm इक्वल टू कितना हो गया बाबू, dm इक्वल टू कितना हो गया, m बाय नहीं पाई आर टाइम्स ऑफ dx। एक बात बताएं, अगर यहीं पे नॉन यूनिफॉर्म रहता तो क्या रहता, dm बाय ये dm होता ना, ये क्या होता आपका dx की जगह आए, हाँ उस वक्त लेमडा की जगह पे dm बाय पाई आर होता, और कोई दिक्कत नहीं, dm पाई लेमडा आर होता, नहीं समझे। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो m की जगह पे m नहीं होके dm होता। खैर करेंगे इसको भी, हाँ इसकी आवश्यकता खत्म। dm का वैल्यू आ गया, रख दें यहां पे dm का वैल्यू। देखो ये हो गया हमारा y, dm की जगह पे क्या रखिएगा, m टाइम्स ऑफ पाई आर dx बाय dm के प्लेन्स पे m टाइम्स ऑफ पाई आर dx, बोलो कोई दिक्कत, हाँ या ना। अभी देखो y बाकी है तुम्हारा,
समझो, इधर साफ कर दें क्या, जिसकी जरूरत थी हो गई ना, साफ कर दे इधर। चलो एक बात और बताइए बाबू, हमें ना यहाँ पे आर जो है ये क्या, सुनो, ये आर मतलब ये रेडियस है इसका। अब ये बताइए यहां पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये होगा, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ध्यान दो यहां पे, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाला वैल्यू होगा ना y का, निकाल सकते हो। ये r है, ये थीटा है, बोलो भाई राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ये थीटा और ये r, बताइए y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन, बिल्कुल, तो y इक्वल टू r साइन थीटा होगा। y, अरे भाई साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो y इक्वल टू r साइन थीटा नहीं होगा, मजाक करते हो तुम लोग। तो इस पॉइंट पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब y का वैल्यू कितना होगा, r साइन थीटा नहीं इंटू m बाय पाई r। dx को क्या लिखोगे देखो तो जरा, ध्यान दो यहां पे, नहीं तो क्लास से बाहर चले जाओ। डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं अपना टाइम कंज्यूम करके, किसके लिए, समझोगे तो नहीं, ध्यान इधर उधर रखते हो। dx को, क्योंकि देखो हमें इसे थीटा वीटा को, ये देखो ना इंटीग्रेट किसे करना है पता है, थीटा से। अब की बार इंटीग्रेशन हम यहां पे अगर थीटा बराबर 0 से लेके थीटा बराबर 180 डिग्री तक इंटीग्रेट कर दें, ये पूरा का पूरा मास कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा लेंथ कवर हो जाएगा। तो थीटा को इंटीग्रेट करना है, dx के रिस्पेक्ट में कर सकेंगे थीटा को इंटीग्रेट, dx के रिस्पेक्ट में थीटा को इंटीग्रेट कर पाइएगा नहीं, थीटा की रिस्पेक्ट में करिएगा, इसीलिए हम लोग dx को थीटा के टर्म में लिख दिए, इसीलिए हमने dx को थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और dx की जगह पे क्या रख देंगे, r d थीटा। कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन होना है कहां से कहां तक, m बाय पाई r, हाँ कैपिटल अरे स्मॉल वाई, हाँ m बाय r, और ये हुआ आपका dx, dx के प्लेस पे क्या रखेंगे, r d थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, थीटा बराबर 0 से लेके थीटा बराबर 180 डिग्री तक, मतलब पाई तक। जो जो कट रहा है कटा दो, तो क्या सब कट रहा है बताओ तो जरा, m पाई r दोनों जगह कांस्टेंट है, उड़ा दें, m भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, r रेडियस ऑफ कांस्टेंट, ये भी उड़ा दें, और कुछ आए, और कुछ r, हाँ देखो अब बच गया आपका, यहां पे देखो r और r स्क्वायर हो गया, r स्क्वायर साइन d थीटा बाय r d थीटा। r रेडियस है ना, बोलो r रेडियस है ना बाबू, एक सेकंड, एक सोच लो तुम, हाँ हटा देते हैं, एक मिनट, एक काम और बताइए हमें, हम क्या बोले थे कि जब भी ये d, अगर मान लो ये dm x बाय dm हो, तो इस m को, ये dm को आप डायरेक्ट m तब लिख सकते हैं जब आपके पास यूनिफॉर्म बॉडी हो। काहे तोड़िएगा इसको, m लिख रहने दीजिए ना, नहीं समझिए बात को, क्योंकि आपके पास ये यूनिफॉर्म बॉडी है ना, तो यूनिफॉर्म बॉडी है तो सबके मास का सम अप टोटल मास ही तो होगा, इसको कैरी मत करिए तब ये कटेगा नहीं, हाँ आराम से इसको कैरी मत करिए, गलत नहीं है, फिर एक थीटा अलग से आ जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, रहने देते हैं, इसे सीधा m लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। dm इंटीग्रेट हो गया, m बना गया ना बाबू, हाँ क्या क्या कटा है, m से m कटेगा, इस r से r कट जाएगा, और कुछ बचेगा नहीं, और कुछ बचा, कौन सा, साइन थीटा r d थीटा बाय पाई, हाँ तो ठीक है, r साइन थीटा d थीटा बाय पाई, बाय पाई, पाई को बाहर कर लें, बोलो देखो आपका r भी कांस्टेंट बाहर आ गया, पाई भी कांस्टेंट बाहर आ गया, कोई दिक्कत। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, 0 से पाई तक, साइन का होता है माइनस कॉस, तो r बाय पाई ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, तो r बाय पाई, बोलो कॉस पाई रखोगे ना,
माइनस कॉस पाई और यहां पे माइनस कॉस जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू 1, आर बाय पाई बोलो माइनस, देखो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, कॉस 180 का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया बोलो, और कॉस जीरो का वैल्यू कुछ गड़बड़ हुआ है, cos pi का वैल्यू 180 डिग्री, कॉस पाई का 180 होता है, पाई का वैल्यू 2 पाई का कहाँ पे 2 बाई है, इंटीग्रेट 0 से लेके 180 तक ही करोगे ना, ठीक है 1 हो गया, वहां पे 2 होना चाहिए, मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए, 1 + 1 कॉस 180 का 0 से लेके 180 तक, ठीक, कॉस 100 से लेके पाई तक, पाई हो गया r बाय पाई, ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 ना, तो फिर यहाँ पे कट गया, नहीं रे लिमिट तब गलत पुट कर लिए क्या, 0 से लेके इंटीग्रेट, अपर लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा हमारा, इसका मतलब 0 से लेके पाई तक, थीटा बराबर 0 से लेके थीटा बराबर पाई तक है, तो है -1 हो गया, ये प्लस, अपर लिमिट हुआ गया आपका माइनस, यहाँ पे लिमिट तब उल्टा पुट कर दिए क्या, लोअर को अपर कर दिए हैं, एक बार देखो तो, हाँ बाबू कहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे माइनस आएगा, ओ सॉरी ये माइनस कॉस थीटा है ना बाबू, देखो ये माइनस कॉस थीटा है ना, आप क्या करिएगा r बाय पाई, ठीक है, एक जगह क्या रखिएगा माइनस कॉस पाई रखिएगा ना, और फिर से माइनस करिएगा ना, किसको, माइनस कॉस 0 करिएगा ना, कॉस 0 करिएगा ना, तो माइनस कॉस तो माइनस कॉस 0 करिएगा, ये क्या हुआ 1 बोलो, और ये -1 हुआ, तो माइनस माइनस +1 हुआ, अब ठीक है आपका, और ये हो गया पाई r बाय पाई, कुल मिला के 2r बाय पाई पे आपको मिलेगा, काम खत्म। अब ये 2r बाय पाई है कहाँ, देखो 2r बाय पाई आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा, आई बात समझ में, ये हो गया सेंटर ऑफ मास 2r बाय पाई पे, ठीक समझे, 2r बाय पाई पे समझ में आया कैसे किए, देखो डेरिवेशन तो आपको एक से कोई पूछना भी नहीं है, आपको बस डाटा याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, क्लियर है, समझ गए बात को। देखो अगर यही आपको ये रिंग आपको इस तरह का हो, समझा देते हैं, ये होमवर्क देंगे, डेरिवेशन उसमें कर रखे हैं, लेकिन आपको होमवर्क है, तरीका समझ गए, कहां से कहां तक इंटीग्रेट हुआ है, अगर मान लीजिए ये रिंग आपका ऐसा हो, ठीक, अब आपको रिंग का तो सेंटर ऑफ मास पता चलिए ना गया, आपको रिंग टाइप का सेंटर ऑफ मास पता चलिए ना गया, ठीक, तो क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, ये R1 से लेके R1 तक, देखो आपको पता नहीं इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, कहीं पे होगा, एक रेंडम R मान लेंगे और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। अब आपके पास ये पता है रिंग टाइप का, नहीं तो आप क्या करिएगा, एक छोटा सा एलिमेंट्री रिंग मान लीजिएगा यहां पे, नहीं छोटा सा एलिमेंट्री रिंग, और इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कहीं R पे होगा, बस पुट करके R1 से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, इसको होमवर्क में करना है, ठीक, वैसे हम कर रखे हैं। अब बस 1-2 डेरिवेशन और बचा है, उसके बाद आपका ये कंप्लीट डेरिवेशन खत्म होगा, जो कि हम लोग कल करेंगे 3D वाला, ठीक है, धन्यवाद, दिक्कत होगा फिर बात करेंगे।